वाली चीज हो रही थी कि किस उसमें आएगा, जो लोकल लेवल पे लोग बेचते हैं, जैसे चिकन बेचते हैं या फिश बेचते हैं, लोकल लेवल पे जो लोग उनका पालन करते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो वो सूरज का पॉइंट सही था कि वो एग्रीकल्चर एंड यस मैम, वो अलाइड, काफी कम। हाँ अलाइड सर्विसेज में वो आएगा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट उसका ठीक था। अभी फिलहाल वो है नहीं क्लास में। तो चलो आ जाते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता पर। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता, जैसे गुणवत्ता शब्द से हमें समझ में आता है ना कि क्वालिटी की बात हो रही है ना। जनसंख्या की गुणवत्ता, जब हम गुणवत्ता शब्द पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें क्लियर हो रहा है कि हम क्वालिटी पर चर्चा कर रहे हैं। पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है उस पर, एक तो हमारी पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है कि अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी ना हो, बीमारू हो, मतलब स्वस्थ ना हो। तो अगर ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास है, उनके पास कोई स्किल ना हो, तो ऐसी अगर हमारे पास पॉपुलेशन रहेगी तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक भार के रूप में हो जाती है कि हमें अब उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, ठीक है। हमें उनके रोजगार के लिए भी ज्यादा प्रयास करना होगा कि भाई उनको उसी तरीके का काम मिलेगा, मेहनत मजदूरी वाला, तो वो ज्यादा काम उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, कि कितना प्रतिशत जो हमारी पॉपुलेशन है वो शिक्षित है, साक्षर है। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एक व्यक्ति की औसत आयु, ठीक है, कि व्यक्ति कितना औसत वर्ष जीवन जीते हैं, तो उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। और से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, और व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा है, देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। और कौशल निर्माण कैसा उनका हो रहा है, इस इन सारी चीजों पर, इन सारे फैक्टर्स पे जो है जनसंख्या की जो गुणवत्ता होती है वो निर्भर करती है। जिस देश में साक्षरता दर ज्यादा है, जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, और कौशल निर्माण ज्यादा अच्छा है, तो सीधी सी बात है उस देश की जो जनसंख्या होगी उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने में, बेहतर करने में अपना योगदान देते हैं, ठीक है। क्लियर है, किसी को यस कोई डाउट तो नहीं है। नो मैम। जनसंख्या नो की मैम। हाँ, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। और जितनी अच्छी जनसंख्या की गुणवत्ता होगी, ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी पॉपुलेशन की, ठीक है, जितने ही ज्यादा वो शिक्षित होंगे, जितनी अच्छी उनकी हेल्थ होगी, ठीक है, जितना ज्यादा उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ होगा, उतना ही उस देश की जो ग्रोथ रेट होती है, समृद्धि दर, वो उतनी बेहतर होती है, वो उतना बेहतर बनाते जाते हैं अपनी देश की ग्रोथ रेट को। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। और जो निरक्षर जनसंख्या होती है, अस्वस्थ जनसंख्या होती है, वो क्या होती है, अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, क्योंकि सरकार जो कुछ भी खर्च करती है इनके लिए, ठीक है, चाहे इनके स्वास्थ्य पर, चाहे इनके शिक्षा पर, ठीक है, अगर ये बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं, जैसे आप देखते हो ना निर्धनता के लिए प्रोग्राम गुड चलते इवनिंग हैं। मैम। गुड इवनिंग बेटा। जैसे मैम आप मुझे ना चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चन पूछने थे, तो कब पूछूंगी? अभी क्लास ये जो खत्म हो जाए तो इसके बाद पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। तो जैसे कि क्या कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट की जो गरीबी के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, सुनते हैं ना आप लोग, अन्नोदय योजना, अंत्योदय योजना, ऐसी योजनाएं होती है ना कि गवर्नमेंट जिसमें लोगों को राशन बहुत कम रेट पर उपलब्ध करवाती है, ठीक है, या गरीबों के लिए कुछ हेल्थ से संबंधित स्कीम्स होती हैं कि जिनकी इतनी आय है, ठीक है, इस आय के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको सरकार कुछ स्वास्थ्य के लिए भी अलग से पैसा उपलब्ध कराती है, होती है ना ये सारी चीजें। गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा मिलती है सरकारी योजना के तहत, इस तरीके की स्कीम्स आप जानते होंगे, है ना। तो वो आवश्यकता हमें क्यों पड़ती, क्योंकि वो लोग खुद में सक्षम नहीं है। अगर वो खुद में सक्षम होते अपने स्वास्थ्य के लिए काम करने में, या खुद में सक्षम होते अपने लिए भोजन
सही तरीके से व्यवस्था करने में, तो सरकार को इस तरीके की योजनाओं की आवश्यकता ना पड़ती। क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उतना उनको कोई उनके पास उतनी अच्छी स्किल नहीं है, वो इतना ही अर्न कर पाते हैं कि किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरीके की योजनाएं चालू करे और उनसे उनके जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करें। पर अगर हमारी जनसंख्या की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, ठीक है, और उनके पास अच्छी स्किल्स होंगी, वो खुद में ही अच्छा कमाने में सक्षम होगी, तो सरकार को इस तरीके की योजनाएं चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर भार नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब ये जो पैसा आता है गवर्नमेंट इंतजाम करती, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से ही तो अरेंज करती है पैसा इन सारी योजनाओं के लिए। तो अगर हमारी जनसंख्या खुद में सक्षम होगी तो सीधी सी बात है, सरकार को इस तरीके का कोई बोझ नहीं पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे इस तरीके का बोझ कोई नहीं आएगा। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। तो जो पढ़ी लिखी मतलब शिक्षित जनसंख्या है आपकी, और स्वस्थ हेल्दी मतलब बीमार नहीं है, वो जनसंख्या क्या होती है, परिसंपत्तियां होती है। वो एक देश के लिए संपत्ति की तरीके होती हैं कि वो अर्न करके देती हैं, वो कमा करके देती हैं देश को। ठीक है, जो देश की ग्रोथ रेट है उसको वो बढ़ाती हैं। ठीक, क्वालिटी समझ में आ गई ना, क्वालिटी से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। यस मैम। मुझे तो लग रहा है सब लोग बहुत दुखी हो, क्या हो गया भाई, कोई दुख वुख है? कौन कौन है? प्रीति है, अनिका है, परवेज है, सार्थक, आरती, अनुसत्य और अनूप। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसको समझने में? नहीं मैम। हाँ ठीक है, चलो। अब क्या कह रहे हैं, शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि कैसे दो ही दोस्त एक जैसा जीवन जी रहे थे, पर एक की जीवन को शिक्षा ने परिवर्तित कर दिया। उसने अपनी शिक्षा को कंटिन्यूअस रखा, पढ़ाई की, और उस पढ़ाई के बदले में उसको एक अच्छी नौकरी मिली, जिसके माध्यम से वो एक अच्छी सैलरी प्राप्त कर पा रहा है। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। तो सकल का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही यहाँ पे, एजुकेशन रही। उसने इसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ कि शिक्षा के कारण कहीं उसके जीवन में नए डायमेंशंस खुल गए। अब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया, उसको एक जॉब मिली, जॉब में प्रमोशन मिला, ठीक है, सैलरी बढ़ी, तो अब उसके जीवन में नई डायमेंशन, वो कुछ और भी करना चाहे, भाई पैसा किसी के पास है तो चाहे तो वो जॉब के साथ वो बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, जॉब के साथ आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जब आपके पास नॉलेज होती है तो आपको 50 नए रास्ते दिखने लगते हैं। ठीक है, ना केवल मैम यहाँ पे क्षितिज क्या है? क्षितिज मतलब बेटा इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे क्षितिज को? अब इसके लिए मुझे इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आ रहा है क्षितिज के लिए। जैसे आयाम है, ठीक है, आयाम समझ रहे हो, डायमेंशन समझ रहे हो? जैसे कि हाँ, आयाम ले लो। आयाम मतलब आपकी लाइफ में कई सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। ठीक है, कई सारे डायमेंशंस खुल जाते हैं, आपको नई दिशाएं मिलने लगती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे उसमें कह रहा है कि नई आकांक्षाएं दी। तो अब जब आदमी ग्रो करना शुरू होता है तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो एक जॉब पा गया और एक बार प्रमोशन पा गया तो उसकी आकांक्षा समाप्त हो गई। जब किसी कंपनी में कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैंक में बहुत, या आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में लोग बहुत इनिशियल स्टेज से आते हैं, ज्वाइन करते हैं ना, पर वो अपने लाइफ टाइम में प्रमोट होकर बहुत हाई पोस्ट तक चले जाते हैं। तो जब आप एक बार किसी चीज में आप इंटर करते हैं तो आपके लिए नई डायमेंशंस खुलते चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसी चीज को लेके एकदम से चिपके पड़े हैं। जैसे कि इसके दोस्त विलास के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब
क्योंकि उसने ना तो अपनी कोई स्किल डेवलप की, ना ही उसने पढ़ाई लिखाई की, तो उसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन उसके लाइफ में है कि वो मछली पकड़े और मछली बेचे। पर क्योंकि सकल ने अपनी पढ़ाई की, कंप्यूटर कोर्स किया, तो अब उसके पास कई सारे डायमेंशंस खुल गए हैं, कई सारे उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, ठीक है, कि वो अपने जीवन को आगे किस डायरेक्शन में और लेके जाना चाहता है, ये उस पर निर्भर करता है। उसके पास कोई मजबूरी नहीं है कि नहीं यही करना है, ये घर का काम ही करना है, अब इसी से मेरा गुजारा चलेगा, ठीक है। सकल के लिए, बल्कि सकल के लिए ही नहीं बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। तो सिर्फ यहाँ पे सकल की स्टोरी से ये देखें हम कि सकल का ही जीवन शिक्षा से बदलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप समाज का भी एक तरीके से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले से अब में कहीं ना कहीं जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ा है, लोगों के सोचने के तरीके में भी बहुत परिवर्तन आया है ना। अपने आसपास में ही आप देखेंगे तो पहले स्त्री पुरुष में बहुत भेदभाव था पहले के टाइम में, है ना। एजुकेशन के मामले में देखेंगे तो आदमी पढ़ाई लिखाई करते थे, महिलाएं इतना पढ़ती लिखती नहीं थी, या पुरुष काम करते थे तो महिलाएं इतना काम नहीं करती थी। पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उसने जो है लोगों के लिए, सबके लिए जो समानता वाली बात है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से आपको सोसाइटी में ये चीज आती दिख रही है कि आज के समय में महिलाएं भी उतना ही पढ़ लिख रही हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, है ना। बल्कि समाज के विकास में शिक्षा का योगदान है और राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। तो जो राष्ट्रीय आय है वो भी आपकी बढ़ती है। जितने आपके पास जितने ज्यादा वर्किंग हैंड होंगे किसी देश में, उतनी ज्यादा उसकी इनकम होगी, ठीक है। आदमी कमाते हैं तो आदमी की इनकम से भी देश की इनकम बढ़ेगी, भाई महिलाएं कमाएंगी तो उनकी इनकम से भी देश की इनकम बढ़ेगी। सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करती है शिक्षा, ठीक है। और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्किल्ड लोग होते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं, ठीक है। ज्यादातर देखेंगे जहां मैनेजमेंट का काम होगा वहां MBA की डिग्री मांगी जाती है ना। क्यों मांगी जाती है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोग MBA करके आए हैं उनको, उनके अंदर एक मैनेजमेंट को संभालने की क्षमता होती है। किसी भी मैनेजमेंट को वो बेहतर तरीके से, उनको वो स्किल दी गई है, उनको वो ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे किसी इंस्टीट्यूट को, कैसे किसी कंपनी को आप अच्छे से मैनेज करें। इसलिए आपको ये ज्यादातर कंपलसरी कर देंगे कि भाई MBA की डिग्री जरूरी है। यहाँ पे चार्ट एक दिया हुआ है, देखिए ये आप लोग, ये किसी का माइक मुझे लग रहा है ऑन है, अफसाना का माइक ऑन है, अच्छा ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है भारत में साक्षरता दर, ठीक है। तो अब इसमें दिखा रहा है कि ईयर बाय ईयर दिखा रहा है कि कैसे जो है जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है। 1951 में कितना था, 61 में कितना था, ठीक है। तो अब 2011 में आपका ये 80% से थोड़ा ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें ग्रीन आपका व्यक्तियों की साक्षरता दर, मतलब कि दोनों को कंबाइन करके, पर्पल आपका पुरुष, और ये जो आपका व्हाइट है ये महिलाओं को दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लगातार जो शिक्षा का जो रेट है, एजुकेशन का जो दर है, वो लगातार बढ़ा है, ठीक है।
शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये क्या लाइन थी ऊपर, मैं लाइन इसकी मिस कर रही हूँ, एक मिनट। तो कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली जो हमारी है, उसको ये सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक पहुंच हो, हर किसी को वो शिक्षा मिले। ठीक है, हर कोई उसको धारण कर सके और उसमें क्वालिटी दी जाए। जो हमारा प्राइमरी जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसके माध्यम उसको इस तरीके से सुनिश्चित किया गया है कि हर किसी व्यक्ति को वो शिक्षा प्राप्त हो सके। उसमें कोई गवर्नमेंट की कोशिश है कि ना, मतलब ज्यादातर फीस ना के बराबर ही रखी गई है ना। अगर आप प्राइमरी स्कूल्स की फीस जाएंगे देखेंगे तो वो ना के बराबर ही फीस होती है, उसको फीस ना ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये कोशिश की जा रही है सरकार के माध्यम से कि जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी पहुंच सब तक सुनिश्चित हो। ठीक है, हर कोई एजुकेशन को, जो शिक्षा है प्राथमिक, उसको धारण कर सके, उसमें क्वालिटी प्रदान की जाए। ठीक है, वो अलग बात है कि हमें नहीं लगता कि प्राइमरी स्कूलों में क्वालिटी है, वो एक अलग बात है, पर सरकार को लगता है कि वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये सारी चीजें जो हैं प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पे जो है विशेष तौर पे जोर दिया जा रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स पहुंचे, इस चीज को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। नवोदय विद्यालय के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सरकारी होते हैं ये भी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। किसमें देखा जाता है कि कैसे बच्चों मैम मैंने हैंड्स अप किया है। बेटा एक्चुअली जब मैं ऐसे खोल लेती हूँ ना तो मुझे ये दिखता नहीं है कि किसने हैंड्स अप किया, कौन है कौन नहीं है मेरे पे। मैम इसीलिए मैं बीच में, आप पढ़ा रहे थे ना तो इसलिए मैं हैंड्स अप करके वेट कर रही हूँ कि अब आप बोलेंगे। कुछ पूछना था क्या? जी मैम। हाँ पूछो। एक्शन, एक सेकेंड होल्ड करना, एक मिनट। आशीष, आशीष, सुनोगे? हाँ। इसमें जैसे कोई कुछ पूछता है तो कुछ दिखता नहीं है, मुझे तो खाली स्क्रीन दिखती है। एक लड़की को कुछ पूछना था तो कहती मैम मुझे पूछना है, तो मैंने कहा बेटा मुझे तो कुछ दिखता नहीं। कहाँ से दिखता है कि कोई कुछ पूछो? तो कुछ दिखने का सिस्टम है? वो दिखने का सिस्टम तुम्हें स्क्रीन हटानी पड़ेगी, तुम उसको तुम सीधे बोलो, जो पूछना पूछो, बोलो। अच्छा हाँ, नहीं तो मुझे लगा कोई सिस्टम हो तो भाई पूछ लो तुमसे। ये और भी यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों से मैं, मतलब उन स्टूडेंट से मैं पूछना चाहती हूँ कि चैप्टर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोग पढ़े हैं? हाँ एक्चुअली मैं जब ये पीपीटी खोल लेती हूँ ना तो मुझे बेटा ये पता नहीं चलता कि किसने हाथ ऊपर किया है। किसी को कुछ पूछना है तो सीधे बीच में इंटरप्ट करके पूछ लो, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दिखता है चैप्टर। ठीक है ओके मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था, चैप्टर 1 से मेरा क्वेश्चन है मैम, लेकिन मैं 6:30 बजे यहाँ से हट जाऊंगी मैम। अच्छा, इसलिए आप पढ़ाते पढ़ाते 6:15 तक आप खुद ही से बोलिएगा कि अब आप पूछिए, तो मेरे को 15 मिनट मिल जाएगा मैम। ठीक 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 है मैम, थैंक यू मैम। बेटा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? अभी कुछ पूछ रही थी ना तुम?
जी मैम, मैं और भी स्टूडेंट से पूछ रही थी मैम, जैसे चैप्टर 1 का मैं पढ़ाई करी तो हाँ, उसका जो क्वेश्चन है ना मैम, उससे थोड़ा मुझे इशू आ रहे थे, तो मुझे तो आपसे ही फिर पूछना था। अच्छा 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 तो अच्छा, कौन सा वही क्वेश्चन था ये? पूछना है मैम। मैम जो चैप्टर्स के अंदर अंदर ही है सारे नहीं नहीं, क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने सबसे पूछूं कहा अभी? था, अच्छा मैंने सबसे कहा था कि एक एक क्वेश्चन कर लेना, सबने कर लिया है? मैम वो आप जो दी थी ना, वो अभ्यास का दी है, मतलब चैप्टर के बाद जो आता है, हाँ हाँ, लेकिन चैप्टर के अंदर छोटे छोटे प्रश्न है मैम, अच्छा अच्छा जो अच्छा अच्छा मुझे ही अच्छा नहीं अच्छा समझ में आ रहा है कि मैं कैसे हल करूं, तो अच्छा, मुझे आपसे पूछना था मैम। तो ठीक है, पर इसीलिए अभी वैसे वैसे इंटरप्ट मैं नहीं पूछ रही करना हूँ चाहूंगी। कि क्वेश्चन सबने कर लिए हैं, मैंने बोला था ना क्वेश्चंस के लिए। मैं किया हूँ। व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। यस मैम, मैम अच्छा कर लिया मैम। ठीक है, चलो अच्छा सुनो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, अपना नाम बताना। अनु। अनु, ठीक है अनु, आप पूछ लीजिएगा, और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है, जी मैम। तो उसको आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए ओके कि मैम। कोई चीज आपकी रह जाती है कि क्लास में लगातार क्लास की वजह से ना हो पाए और आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप उसको उसमें ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। आगे पीछे कभी भी मन में कोई बात आती है तो हो सकता है पढ़ते पढ़ते किसी टाइम में दिमाग में कोई चीज क्लिक कर जाए, ठीक है। तो मैम वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजूंगी या लिख के भेजूंगी? बेटा वॉइस भेज दो, तुम लिख के भेज दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे ओके भेजना मैम, वैसे थैंक यू भेज दो, मैम। जब जब दिमाग में कोई चीज क्लिक करे उस टाइम पे भेज सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके चलो, मैम। अभी कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं, ठीक है। तो कोशिश ये की जा रही है सरकार के माध्यम से कि हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनमें कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। उससे संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने वाले जो व्यवसायिक कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको जो है डेवलप किया गया है। कि जैसे आप देखते हैं आपका ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाई स्कूल के बाद कौन सा कोर्स होता है, नाम बताएंगे उसका? पॉलिटेक्निक। हाँ, डिग्री। पॉलिटेक्निक, ठीक है। इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं तो सरकार कोशिश ये करती है कि लोगों को हम रोजगार परक जो शिक्षा है वो दें, ठीक है, जिससे कि उनका स्किल डेवलप हो और उसको करने के बाद वो कहीं जाकर अगर जॉब करना चाहें तो उन्हें जॉब मिले। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। तो जहां हम देख रहे हैं पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए था, वैसे अगर वर्तमान में देखेंगे तो उस हिसाब से काफी रेशियो बढ़ गया। पर इसमें एक चीज समझने वाली ये भी बात है कि तब की जो हमारी जनसंख्या थी, ठीक है, और अब की जो हमारी जनसंख्या है इसमें काफी अंतर आ चुका है, ठीक है। या तब की जो शिक्षा पर लागत थी, तब जो लोग फीस दे लेते थे, जो बुक्स पे खर्च करते थे, या जो भी चीजें टीचर्स की जो पेमेंट रही होगी, और आज की जो है उसमें काफी अंतर आ चुका है। अब कह रहा है क्रियाकलाप, अपने विद्यालय या अपने पड़ोस के सह शिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको लड़कियों और लड़कियों की संख्या के आंकड़ों, ये तो भी रहने दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से 52 के 0.64% से बढ़कर 2013-14 में 3.3% बजटीय अनुमान हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंकड़ा दे रहा है कि 51-52 में कितना था शिक्षा पर व्यय, 0.64% था, जो कि 13-14 में बढ़कर कितना हो गया है, 3.3% हो गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। आंकड़े याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, आंकड़ों को याद रखिएगा। भूल जाते हैं मैम, आंकड़े याद ही नहीं हो रहा है। याद रहे, देखिए कोई चीज याद नहीं होती है, जितनी बार मतलब इसको रटना तो है नहीं, रटने से तो कभी कतई काम नहीं आएगा। बस ये कि जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही ये दिमाग में बैठता जाएगा। जब कहीं क्वेश्चन आएगा ना तो अपने आप जैसे 4 ऑप्शन आंख के आगे आएंगे या कहीं कुछ ऐसा रहेगा तो आपको खट से दिमाग में आएगा कि नहीं ये है, ठीक है। ये रट के तो किसी जन्म में याद होने वाले नहीं है,
रटना नहीं है इनको बिल्कुल भी, ठीक है। बस जितना आप इसको जितनी बार हमें रिवाइज सिर्फ करेंगे, पढ़ाई करना है, हाँ जितना बार आप पढ़ेंगे याद आपको, नहीं करना है। हाँ बस जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ये दिमाग में अपने आप बैठते चले जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। तो साक्षरता केवल ऐसा नहीं कि प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि हाँ उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा का अधिकार की बात हम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि खाली ये अधिकार है यही एक बड़ी बात है, बल्कि जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, एक नागरिक के रूप में आपके भी तो कुछ कर्तव्य हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? जी मैम। क्या कर्तव्य है नागरिक के रूप में, बताइए। मैम हम कर्तव्य ये है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन ना किया जाए, बस अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग सॉरी अपना इस्तेमाल को देखते हुए उन्हें भी संरक्षित करते जाएं, ऐसी व्यवस्था। हाँ भाई, जैसे एक नागरिक के रूप में सबसे बड़ा तो जिम्मेदारी हमारी ये है कि जो हमारे देश का लॉ है, कानून है, ठीक है, जो नियम है उनका हम पालन करें, ठीक है ना? कोई ऐसा अपने काम ना बच्चों करे को जो देश के समुचित हित में ना शिक्षा हो। और पोषण दें। क्या करें? अपने बच्चों के लिए समुचित शिक्षा और पोषण की व्यवस्था करें। हाँ, तो जैसे कि सिर्फ हम अधिकार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, जैसे कि होता है ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारा तो ये अधिकार है, हम सिटीजन हैं तो हमारा ये राइट है, ठीक है, गवर्नमेंट को हमें अपना ये अधिकार देना चाहिए। शिक्षित हैं अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता है, तो शिक्षित होने के नाते आपको आपके कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वहां कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना करें थोड़ा, पर वैसे भारत का कल्चर नहीं है, लोग पढ़ चाहे जितना ले, क्योंकि सिस्टम ऐसा डेवलप है कि कचरा फेंकने में किसी को कोई गुरेज नहीं होती, ठीक है। पर्यावरण के हित में काम करें, ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करें, बहुत सारे कर्तव्य भी हैं, ठीक है, कि उनका अनादर ना करें। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बता रहा है कि न केवल अधिकार बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा राइट है, जब कहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, हो सकता है किताब के माध्यम से आपके पता चले, ठीक है, आपकी बुक से आपको आपके अधिकारों के बारे में पता चले, ठीक है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप उसका लाभ उठाने में सक्षम होंगे कि हाँ भाई ये हमारे अधिकार है। ये हमारे पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा अपने कर्तव्यों के बारे में भी ज्यादा जागरूक होते हैं कि भाई ये हमारा कर्तव्य, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है, ठीक है, या ये सही नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि शिक्षा के माध्यम से सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, आप अपने जो शिक्षित लोग हैं वो अपने कर्तव्यों को भी सही तरीके से निभाते हैं और जो उनके अधिकार है उनका भी वो सही तरीके से लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक एनजीओ थी और वो लोगों को महिलाओं को लीगल ट्रेनिंग देती थी। वो महिलाएं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, थोड़ा बहुत ही पढ़ी लिखी थी, पर वो इतना लॉ जानती थी कि उनको पता था कि उनका क्या लीगल राइट है, कोई पुलिस वाला उनसे बात करके निकल नहीं सकता था। वो इतने अच्छे से सब कुछ जानती थी, वो प्रॉपर जाके बातचीत कर लेती थी, उनको सब पता था। तो क्यों? क्योंकि उनको अवेयर किया गया था, इसलिए वो जानती थी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं कि पुलिस वालों को देखेंगी तो डर के मारे भाग जाएंगी, सोचेंगी क्या हो गया, लगेगा उनको कि भूत ही आ गए कहीं से, है ना, वो डर है क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं, वो अवेयर नहीं है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, ठीक है। पर कह रहे हैं कि इसके बाद भी देखिए जनसंख्या में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो स्त्री पुरुष के बीच में 16.6% का जो है साक्षरता दर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि पुरुष ज्यादा शिक्षित हैं और महिलाएं उनसे कम शिक्षित हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में
साक्षरता दर जो है ज्यादा है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है। 2011 का ये आंकड़ा है कि केरल के कुछ जिलों में जो है लिटरेसी रेट कितनी है, 94% के आसपास है, जबकि बिहार में 62% ही है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी स्कूल का जो सिस्टम है, आप लोग जिससे भली भांति परिचित हैं, वो भारत के 5 लाख से भी ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। तो कह रहे हैं कि मतलब व्यवस्था तो सरकार ने कर रखी है और पहुंच भी इसकी बहुत बड़े क्षेत्र में है, पर जो एक कारण है कि उच्च स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर में जो पढ़ाई, मतलब बच्चे जैसे होता है ना कि 4 में 5 में 6 में स्कूल छोड़ देते हैं, ज्यादातर बच्चे आगे पढ़ने जाते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया है कि इस उच्च दर इसको कमजोर कर दिया है कि आगे आपको जो बच्चे प्राइमरी में आपको इनरोल मिलेंगे, पता चलेगा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किसी ने 5 किया, किसी ने 4 किया, किसी ने 3 किया, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो अपने घर के किसी काम धंधे में लग गए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2000 तक ऊपर ही है। हाँ, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कोशिश की गई कि 6 से 14 वर्ष के जो वर्ग के सभी स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाए। कहीं लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। ठीक है, इसके लिए भी कैंपेन चलाया जाता है कि जाकर माँ बाप से बात की जाती है कि भाई लड़की का एडमिशन करा दीजिए, स्कूल भेजिए, पढ़ाइए। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो है ये एक महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया गया है। राज्यों, स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। ठीक है, तो राज्य हो गए, स्थानीय जो सरकारें हो गई, तो उनके मदद से, उनकी सहायता से जो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य की, मतलब सबको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ये क्या है, एक सार्वभौमिक लक्ष्य कि हर कोई प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करे, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। ठीक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता, समुदाय मतलब जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। ठीक है, कम्युनिटी तो आप लोग समझते हैं ना, जैसे मछुआरा कम्युनिटी हो गई, जुलाहा कम्युनिटी हो गई, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। गांव में तो ज्यादातर सब कुछ कम्युनिटी में बटा होता है। ठीक है ना, तो उनकी सहभागिता, जब कम्युनिटीज आगे आएंगी, उनके जो मेन लोग हैं वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे, जो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल। ठीक है, कम्युनिटी का बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कम्युनिटी किसी चीज को चाह ले और समझ ले, ठीक है, जो कम्युनिटी के मेन लोग होते हैं, अगर वो समझे किसी चीज को, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी कम्युनिटी को वो कन्विंस कर लेते हैं उस चीज के लिए। तो वही कह रहा है, समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल है, और इन सब के साथ जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक समयबद्ध पहल है, एक टाइम लिमिट है इसके लिए। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हों प्राथमिक शिक्षा में, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने आए, इसके लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, ठीक है, कि स्कूल की तरफ वो वापस चले, इस तरह के जो प्रोग्राम है वो शुरू किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण, उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर की भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है, जो मिड डे मील की योजना है आपकी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से मिड डे मील चलता है। तो बच्चों की
प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कि मतलब वो उपस्थित रहें, इसके लिए ये आपका मिड डे मील का प्रोग्राम लाया गया। एक रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है कि उनके पोषण की स्थिति में सुधार हो सके, क्योंकि मिड डे मील में हर दिन का खाना डिसाइड होता है कि आज ये दिया जाएगा, कल वो दिया जाएगा, मतलब इस तरीके से एक चार्ट होता है। वो अलग बात है कि कहाँ पे कितना उस चीज को अच्छे से कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इंटेंशन उसका बहुत अच्छा है, उसको सही तरीके से अगर लागू किया जाए तो वो एक अच्छा प्रोग्राम है, जिससे कि जो बच्चे अपने घर पे अगर एक सही न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है या थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के माध्यम से जो उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है, उसको मिड डे मील के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की जाती है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो ये जो सरकार की योजना है प्राथमिक शिक्षा वाली, तो बहुत सारे बच्चे जैसे जिनके माँ बाप समझते हैं पढ़ाई का महत्व, अगर वो सही से 5 तक भी पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो भले ही मजदूरी करते हैं पर वो कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा आगे पढ़े, मेरा बच्चा मेरे जैसा जीवन ना जिए, उसका जीवन कुछ अच्छा बने। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। बहुत सारे बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनमें से निकल करके आगे हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, अच्छी जॉब्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, 11वीं योजना में योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 15% तक की वृद्धि 2011-12 एवं 21% 12वीं योजना तक करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। तो इस रणनीति में क्या है कि क्वालिटी को बेहतर करना है, जो शिक्षा की हमारी क्वालिटी है उसको बेहतर करना है, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना है कि हो सकता है कहीं की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट हो उस स्टेट की और उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस चाहिए हो। ठीक है, तो उस परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना, जो भी हमारी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, व्यवसायिक मतलब उसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ रहा है कल को वो क्या कहेंगे इसे, कुछ आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, उसको कुछ इस तरीके की शिक्षा दी जाए जिससे कि कल वो किसी प्रकार से अपने जीविका का अर्जन करने में सक्षम हो सके, तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। और जो आपका ये जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो जाल है उसको कहीं ना कहीं इसमें, आजकल आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में भी आपके कंप्यूटर आ गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग आ गई है, क्योंकि वर्तमान का जो समय है वो बिना सूचना प्रौद्योगिकी की आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे आप शहर की बात करें, चाहे आप गांव की बात करें, हर जगह इसका महत्व हो एक तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। मैम, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? बेटा औपचारिक और अनौपचारिक में मतलब जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, हिंदी के वर्ड इंग्लिश में कभी कभी बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बताएगा औपचारिक अनौपचारिक का थोड़ा सा? मैम फॉर्मल इनफॉर्मल। हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, जैसे कि आपका एक संस्थागत तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, एक होता है इनफॉर्मल, मतलब कि आपको बहुत किसी सिस्टम में रहकर नहीं करना है। जैसे कि आप स्कूल आते हैं, ठीक है, रेगुलर आ रहे हैं, आप ड्रेस पहनकर आ रहे हैं, आप एक सेट पैटर्न में आपकी एक दिनचर्या है कि आपको 9 से 4 तक पढ़ना है। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका एक फॉर्मल सिस्टम हो गया। इनफॉर्मल हो गया कि आपने एडमिशन ले लिया, आप पढ़ रहे हैं, फिर आप एग्जाम्स के टाइम पे आप गए और आपने एग्जाम्स दे दिए। ठीक है, आपका कोई ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है, पर शिक्षा वहां पे भी आपने प्राप्त की। ठीक है, पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो
50 सालों में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा ही हो रहा है टाइम, तो तब से अब तक में आपके जो उच्च शिक्षा वाले शिक्षण संस्थान है या विश्वविद्यालय हैं, इनमें इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1951 से 2011-12 और 2012-13 के बीच कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी में देखें। ठीक है, यहाँ सारणी के माध्यम से बताया जा रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? ठीक है, एक तरीके से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी फर्म है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है तो उसका क्या पर्पस होता है कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, कोई भी कंपनी है तो उसको उसका क्या टारगेट रहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है। तो ये कह रहे हैं क्या कोई फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? तो क्या कोई कंपनी ऐसे लोगों को अपने पास रखना पसंद करेगी कि जो बीमार है? ये एक प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल नहीं। कंपनियां अगर एक दिन 2 दिन आप बीमार हैं तब तो मतलब वो आपके साथ कॉपरेट कर लेंगी, पर बाकी अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो आपकी लॉन्ग टर्म वाली है तो सीधे कहेंगे भैया अपने घर जाके बैठो, यहां मत आओ। ठीक है, क्योंकि उनको आपसे काम चाहिए, काम से ही उनको प्रॉफिट मिलेगा, और जब आप काम देने में सक्षम नहीं है, उनको प्रॉफिट देने में सक्षम नहीं, तो आप उनके लिए बेकार है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो कतई आपको अपने पास काम देना पसंद नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारियां उसके शरीर पे बहुत असर नहीं करेंगी। ठीक है, पर जो अस्वस्थ लोग हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो ज्यादा काम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी बीमारी से ही परेशान रहेंगे, है ना। और ज्यादा बीमार लोगों को फिर पता चलता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी बीमारी होती भी रहती है, तो उनका स्वास्थ्य अगर ज्यादा बीमार है तो खराब भी होता चला जाता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। तो जैसे वही बात है जो हम राष्ट्र के संदर्भ में कर रहे थे कि अगर स्वस्थ आदमी है, ठीक है, तो वो ज्यादा काम करेगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो आय है उसके काम करने से बढ़ेगी। पर अगर बीमार आदमी है और वो किसी संगठन में है तो कहीं ना कहीं उस संगठन की वो लाइबिलिटी बन जाएगा, उसके लिए बोझ बन जाएगा, उससे उसको प्रॉफिट कम होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। तो अगर आपको अपना कल्याण करना है तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सीधी सी बात है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें करने से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हाँ, क्या हुआ? मैम पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैं पूछूं क्वेश्चन? हाँ, पूछ लो पूछ लो। मैम अभी आवश्यक आगत, आगत क्या होता है मैम? 1 मिनट, किस पेज से पूछ रही हो आगत बेटा? कहाँ से प्राप्त है? पेज नंबर बता दोगी? मैं फर्स्ट 5 पेज नंबर, 5 पेज नंबर पे। लागत तो मैंने सुना था, आगत क्या होता है मैम? आगत बेटा साधन होते हैं, साधन। क्या तुम लाइन बोलो, सेंटेंस बोलो, सेंटेंस बोल दो फिर से। क्या हुआ?
अनु पूछ रही थी ना तुम कुछ? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। जी मैम, मैं थोड़ा हट गई थी मैम नेटवर्क की वजह से। क्या बोल रही मैम? नहीं, मैं बोल रही थी कि तुम कौन सी लाइन पूछ रही हो, मुझे लाइन बता दो। पेज तो मैंने खोल लिया, पेज नंबर 5, लाइन बताओ। मैम हाँ बोलो। मैम नेटवर्क इशू है शायद। हाँ मुझे भी लग रहा है उसका। तो प्रश्न तो उसी को पूछने हैं ना वो, अब उसको नेटवर्क इशू होगा तो बताऊंगी कैसे मैं। जी मैम, हम्म। लाइन में ही है मैम सुझाव। तो मैम आगत क्या है? आगत मतलब आगत आगत हाँ, आगत का मतलब होता है जैसे साधन, जैसे कि महत्वपूर्ण हाँ। आगत साधन, जैसे जो चीजें किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से? आगत मतलब बेटा वही साधन, जैसे कि किसान को उर्वरक चाहिए, ठीक है, किसान को कीटनाशक चाहिए, ठीक है, किसान को बीज चाहिए, तो ये क्या है? आगत है, ये साधन है जिसके माध्यम से वो खेती करेगा, वो कृषि कार्य करेगा, ठीक है। जैसे तुम्हें खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए तुम्हें सब्जी चाहिए, तुम्हें मतलब अगर तुम्हें सब्जी बनानी है तो तुम्हें सब्जी चाहिए, तुम्हें मसाले चाहिए, तुम्हें तेल चाहिए, ठीक है, तुम्हें गैस चूल्हा चाहिए, तो ये सारे साधन है जिनके माध्यम से तुम कुकिंग करोगी। उसी तरीके से उसको तुम आगत कह लो, उसको तुम साधन कह लो, ठीक है। उसी तरीके से कृषि करने के लिए ये आगत है जिनके माध्यम से कि कृषि कार्य होता है, ठीक है अनु? पता नहीं आवाज, अनु आवाज आ रही है? मैम उनको कल क्लास स्टार्ट होने के बाद मतलब ये डाउट क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक काम, ये कुछ बोलना है क्या अनु को? शायद मैम वो बोल नहीं पा रही है शायद नेटवर्क की वजह से। अच्छा तो एक काम करते हैं कि मैं इसका ये आंसर जो है ना मैं ग्रुप में कर दूंगी, ठीक है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ये वहां सुन लेगी। और अब पता नहीं उसको मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही, और भी कोई क्वेश्चन हो तो ये ग्रुप में ही पूछ ले, मैं ग्रुप में ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ये ठीक रहेगा मैम। हाँ चलो, तो अभी आगे इसको इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश के लिए प्राथमिकता होती कि लोग जो हैं स्वस्थ हों। पर लोग स्वस्थ कैसे होंगे? किसी देश की जनसंख्या वो स्वस्थ कैसे रहेगी? कोई बताएगा? कोई इस चीज को आंसर करेगा कि लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? सही पोषण की व्यवस्था से मैम, सही पोषण, हॉस्पिटलिटी सही हो, अस्पताल अच्छे किस्म के हों, तब स्वास्थ्य सही हो। और कोई कुछ बोल रहा है? योगा करके जागरूकता होनी चाहिए और उस जागरूकता को फैलाने के लिए लोगों को सोचना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, छोटी सूरज छोटी ने चीजों कहा का कि- ख्याल वो रखेंगे तो हाँ। वो डॉक्टर के पास जाएंगे ही। जैसे सूरज ने कहा कि पोषण सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होता है कि पोषण मिले। अगर आपको सही भोजन नहीं मिलेगा, आपका सही खान पान नहीं होगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। कुपोषण की समस्या आप लोगों ने सुनी होगी ना, कुपोषण की समस्या, यस मैम। या बहुत जी सारी मैम। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सही पोषण नहीं मिलता। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम मैं अभी छत पे आ गई और आपकी वॉइस मुझे कुछ सुनाई नहीं रही थी, तो क्या आप मुझे एक बारी और बता देंगे कि आगत का मतलब क्या होता है? आगत बेटा
साधन होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें जैसे उस टाइम मैंने बोला था, फिर से मैं दे रही हूँ एग्जांपल कि जैसे तुम्हें खाना बनाना है, ठीक है, तो खाना बनाना है मतलब सब्जी बनानी, तो उसके लिए तुम्हें सब्जी चाहिए, उसके लिए तुम्हें तेल चाहिए, उसके लिए तुम्हें गैस चाहिए। तो ये सारे साधन हैं जिनके माध्यम से तुम कुकिंग करोगी, सब्जी बनाओगी। ठीक उसी तरीके से किसान को बीज चाहिए होता है, खाद चाहिए होता है, कीटनाशक चाहिए होता है, ठीक है, पूंजी चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आगत होती हैं खेती का काम करने के लिए, ठीक है, साधन। ठीक है, समझ रही हो बात को? जी जी मैम। मैम एक और क्वेश्चन। जी मैम, कृषि भूमि के कितने भाग में सिंचाई होती है? तो मैम बहुत कम, लगभग आधी, अधिकांश या समस्त? तो मेरे अकॉर्डिंग तो समस्त होगा ना मैम। एक मिनट, कृषि भूमि पालमपुर में समस्त होगा और देश के लिए 40%। हाँ, ये सही कह रहे हैं सूरज। पालमपुर अच्छा। ये क्योंकि अगर देश अनु इसमें जैसे दो बात चल रही ना, एक तो पालमपुर गांव के बारे में चल रही है, और फिर बीच बीच में तुम्हें इसमें हमारे देश के संदर्भ में भी आंकड़ा दिया गया। तो लाइन पढ़ोगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पालमपुर के बारे में बात चल रही है और कहाँ देश के संदर्भ में बात चल रही है, ठीक है। ओके मैम। अभी आगे बढ़े? जी मैम। हाँ, तो मैम एक और क्वेश्चन है, पहले की तुलना में कृषि के आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नगद की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर तो नॉर्मल होगा कि रासायनिक जो उर्वरक है उसका अधिकता हो जाता है, या कुछ और आंसर होगा? बेटा पहले जो भी चीजें थी, जो परंपरागत खेती थी ना, उसमें बीज किसान अपने पास अपने पहले की फसल से रखते थे। खाद के तौर पे जो उनके घर में गाय भैंस होती थी उनका ही खाद यूज होता था। तो ज्यादातर उनको ऐसा कुछ बाहर से खरीदना नहीं था। आज की डेट में बीज भी खरीदते हैं, खाद भी खरीदते हैं, कीटनाशक भी खरीदते हैं, ठीक है, खुद ही जोतते थे पहले लोग खेत। आज के टाइम पे लोग ट्रैक्टर किराए पे मंगाते हैं। तो ये सारा काम पैसे वाला हो गया ना। तो पहले की तुलना में आज के समय में कृषि का काम जो है वो काफी खर्चीला हो गया, महंगा हो गया है। पहले इतना महंगा नहीं था, ठीक है। ओके मैम। मैम एकदम समझ आ गया। मैम आधुनिक कृषि विधियों, तुम्हारी आवाज फिर जा रही है बेटा। को मैम यहाँ के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी, तो मैम कार्यशील पूंजी बोला गया है यहाँ पे, कार्यशील पूंजी बोला गया है। मैम मैं इतने कष्ट में मतलब हूँ ना, मैं छत पे ना, यहाँ नेटवर्क इशू अभी आ रही है मैम? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ फिर से कार्यशील पूंजी मैम पूछा गया है, तो कार्यशील पूंजी में वही सब होगा ना मैम, ट्रैक्टर, हाँ आधुनिक में जो जो इस्तेमाल होंगे, हाँ, कच्चा माल। तो कार्यशील पूंजी बोला गया है मैम। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या मैं लिखूंगी ये थोड़ा समझा दीजिए। कार्यशील पूंजी बेटा जो तुरंत काम में आपको पैसा यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए आपको पैसे लग रहे हैं। आवाज आ रही है? सिंचाई, बीज, उर्वरक और ये जुताई के लिए, मतलब ट्रैक्टर इसमें शामिल नहीं होगा, ट्रैक्टर जाएगा ये स्थिर पूंजी में। हाँ, स्थिर पूंजी में जाएगा। हम मुझे लग रहा है उसको आवाज नहीं जा रही है। जा रही है? जी मैम अभी आ रही है मैम, अभी आने लगी है। तुम एक काम कर लो, मेरी बात मानो, क्योंकि इससे ना क्लास बहुत डिस्टर्ब होगी। तुम ग्रुप में अपना वॉइस मैसेज में क्वेश्चन भेजो, तुमको वॉइस मैसेज में ही आंसर कर देंगे, ठीक है। ऐसे ना तुमको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। मैम पर अभी आ रही है मैम, आप लोग क्या बोल रहे थे? सूरज फिर से बोलो। मैम पता है मैम, एक फ्लो होता है, जैसे इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा ना तो किसी और ही दुनिया में चले जाऊंगी, तो फिर क्वेश्चन पूछने लायक भी नहीं रहती हूँ, इसीलिए सोचती हूँ मेरी बात सुनो। तुम एक पेन पेपर लेकर बैठो, क्योंकि पता क्या हो रहा है कि जब हम बोलने चलते हैं तुम्हारी आवाज चली जाती है, तुम बोलने चलती हो तो हमें नहीं सुनाई पड़ता है। तो तुम क्वेश्चन लिख लो और उसको तुम बाद में 2 मिनट निकाल के तुम बोल दोगी, तो मैं आंसर कर दूंगी, तुम कम से कम आराम से सुन तो लोगी। इससे क्या है, सब परेशान हो जा रहे हैं, है ना। मैं नहीं समझ पाती कि अब तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, मुझे भी नहीं समझ में आता ये बात। मैम अभी सुनाई आ रही है, तो क्या सूरज जी बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के लिए खर्चे, श्रम, ये सारा कार्यशील पूंजी में आएगा।
सब कार्यशील, मतलब बीज वगैरह सब कार्यशील में ही आएंगे, मतलब कार्य होने वाला। अच्छा, मैं यहाँ पे जानते हैं क्यों कंफ्यूज हो रही, क्रियाशील मैं समझ ली। अच्छा अच्छा, कार्यशील मतलब जो काम में है। ठीक है मैम, मुझे समझ आ गया, थैंक यू सो मच। काम में वो जो खत्म ना हो जाए, खत्म हो जाए। अगर उत्पादन की प्रक्रिया में वो साधन खत्म हो जाता है, वो पूंजी खत्म हो जाती है, तो वो कार्यशील पूंजी है। समझ में आया अनु? अच्छा, कहने का हाँ मतलब हाँ ये मैम, है अच्छे से। कि जो पैसा हमारे पास है और हमने उससे बीज खरीदा, ठीक, और बीज हमारा फिर खत्म हो गया, खाद खरीदा, खाद खत्म हो गया, हमें फिर बीज का भी जरूरत पड़ेगी, खरीदना है खाद, फिर खरीदना है। हमारी पूंजी हम लगाते रहते हैं तो वो खत्म होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कि ट्रैक्टर हमने खरीदा तो ट्रैक्टर हमारा स्थायी है, एक दिन में नहीं खत्म होगा, उसकी बहुत लंबी लाइफ। अगर हमने हल में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसकी बहुत लंबी लाइफ है, ठीक है। पर जो कार्यशील पूंजी होती है वो क्या होती है, वो उत्पादन के प्रोसेस के टाइम ड्यूरेशन में समाप्त हो जाती है। जो समाप्त होगी वो कार्यशील है, तो इसमें श्रम भी होगा मैम। श्रम तो समाप्त, हाँ, हम लोग यूज कर रहे हैं तो समाप्त ही हो रहा है। श्रमिक को तो हम भुगतान करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको दिया और खत्म हुआ, ठीक है जी मैम। जो भी इस तरीके के भुगतान हो रहे हैं कि हम खर्च कर रहे हैं और फिर हमें फिर उस खर्चे के लिए हमें आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, वो कार्यशील पूंजी में आएगा तुम्हारा। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाए अनु। आवाज आ रही है? कहाँ थी मैं तो भूल गई, कौन सी लाइन पे थी? हाँ, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है, ठीक है। तो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी कि अपनी जनसंख्या की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको बेहतर बनाए, उनको अच्छा पोषण दे, ठीक है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें, ठीक है। आजकल देखिए गवर्नमेंट अपने तरफ से पैसा देती है कि हर घर शौचालय, मोदी जी ने बड़ा पैसा बांट रखा है इसके लिए, पता होगा ना सबको, पता है कि नहीं पता है? जी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, क्योंकि खुले में शौच से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सरकार क्यों कर रही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, इसलिए इस तरीके की योजनाएं, इस तरीके की स्कीम्स चलती हैं। या जो आपका मिड डे मील है, जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है स्कूल में, वो भी कहीं ना कहीं उनको पोषण, आंगनवाड़ी में जो बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी में उनको दिया जाता है ना सामान, गर्भवती महिलाएं होती हैं, देखिए उनको आयरन की गोलियां, दवाइयां, ये सब दी जाती है ना चीजें आंगनवाड़ी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उनको मीठा दाना भी देते हैं, सब देते हैं। हाँ, जो भी चीजें दी जाती हैं, क्योंकि वो इसलिए दी जाती हैं कि इससे उनका जो पोषण का स्तर है उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य है उसमें लाभ रहे, उनको स्वास्थ्य उनका बेहतर हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारी योजनाएं इस तरीके की चलाई जाती है, सरकार अपने तरफ से प्रयास करती है कि लोगों को जो है लाभ पहुंचे। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान हेतु स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। तो जो हमारी राष्ट्रीय नीति है, जो देश की नीति है, उसका भी लक्ष्य क्या है कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग, ऐसे वर्ग जिनके पास कम सुविधाएं हैं, ठीक है, न्यूनतम सुविधाओं में जो अपना जीवन जी रहे हैं, उनके ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, परिवार कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर, उन तक पौष्टिक सेवा की पहुंच हो सके। अब चाहे जो आंगनवाड़ी हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल के माध्यम से जो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये जो सबसे जो नीचे का एक लेवल है समाज में, गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि उनको इससे लाभ प्राप्त हो, ठीक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है, ठीक है। तो पिछले 5 दशकों में अगर आप देखेंगे
तो भारत सरकार ने चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी सुविधाएं मिलती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, एकदम से खुले बाजार में काम कर रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तब तो वहां नहीं सुविधाएं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी जो है स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, जो कुछ फैसिलिटीज होती हैं वो वहां पे गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि उनको वो प्रोवाइड करे, ठीक है, जिससे कि जनशक्ति का निर्माण किया जा सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी धीरे धीरे काम हो रहा है मैम, जैसे श्रमयोगी मानधन योजना जो है वो उसको सोशल सिक्योरिटी बेटा देखो, गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे बहुत सारा काम करती है, पर बात ये होती है ना कि लोगों की रीच कितनी है उन योजनाओं तक, लोगों की पहुंच कितनी है उन योजनाओं तक। जब आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, जब मतलब जैसे प्राइवेट में ही आप काम कर रहे हैं, आपका पीएफ कट रहा है, ठीक है, या आपको ईएसआई कार्ड मिल रहा है, तो भी कहीं ना कुछ लाभ, मैंने क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम किया हुआ है, मैंने लोगों के साथ इस तरीके से काम किया कि मैंने देख रखा है कि जो कहते हैं आपके जो ईएसआई हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, मैं खुद पेशेंट्स को लेकर वहां पर गई हूँ। मेरे कंपनीज के बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे रहे कि किसी का ऑपरेशन है तो कोई एकदम से बीमार पड़ गया, किसी को ब्लड की नीड है, तो मेरा काम ही था, मैं जो लेबर वेलफेयर का काम था मैं वही देखती, तो मैंने बड़े क्लोजली देख रखा है। सरकार की स्कीम्स होने के बाद लोगों को बहुत सफर करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको जाते से हाथ में उठा लेते हैं। ईएसआई हॉस्पिटल में भी इलाज कराना कोई आसान काम नहीं है, वो मैंने अपने मतलब बहुत नजदीकी से मैंने देख रखा है कि आपको कितना, मतलब आप समझिए आपको पूरा अपना काम छोड़ना पड़ता है। प्राइवेट में तो वो तो मैम सरकारी कर्मी के साथ सबके साथ होता है, ऐसा ही कोई तो भी हो। जब आपको इस सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, तब तो आपको इतनी दिक्कतें, तो जो लोग ऐसे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं ना, जो लेबर है कहीं, जो कहीं दिहाड़ी मजदूर हैं, वो जानते ही नहीं बेटा कि उनके लिए क्या योजना चल रही है, ठीक है। फिर विभागों की स्थिति इतनी खराब है कि वैसा इंसान कहीं जाकर किसी बाबू से और किसी सरकारी कर्मचारी से कुछ करा के चलाए यहाँ पे ना इस देश में, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने वो भी चीज बहुत लेबर डिपार्टमेंट को बड़ा क्लोजली देख रखा है। जब मैं एनजीओ के साथ काम करती थी ना, तो मैंने वहां पर भी देख रखा है कि ये जो कार्ड वगैरह की बात होती है, लोगों को मिलती नहीं है फैसिलिटीज। तो बस हाँ, तब भी ईएसआई वगैरह में मैंने इस चीज को भी देखा कि जो इलाज बाहर 1,00,000-1,50,000 का था, ठीक है, जो वो बिल्कुल मतलब उसको करने के लिए शायद उनको कुछ अपना बेचना ही पड़ता, भले ही उनको 10 चक्कर लगाकर थोड़ा सा सफर करके, पर वो चीज वहां उन्हें हो जाती थी, मिल जाती थी, है ना। मैंने इसलिए वो तो भी एक बार को ठीक है, क्योंकि लोग जानते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं, पर जो लोग बिल्कुल ऐसे ही अलग काम कर रहे हैं ना, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है कि आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहां काम कर रहे हैं, परसों वहां काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या योजना चल रही है उनके लिए, उनके पास कोई जानकारी ही नहीं होती है ना। तो बात ये नहीं है कि योजनाएं क्या है क्या नहीं है, बात ये भी है ना कि धरातल तक कितनी पहुंच रही, कितने लोग उससे लाभ उठा पा रहे हैं, कितनों को उसका बेनिफिट हो रहा है। कानून बहुत बनते हैं, योजनाएं भी बहुत बनती हैं, पर वास्तव में कितना काम करती हैं ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ पे क्या है, चित्र 2.5 स्वास्थ्य की जांच के लिए पंक्ति में खड़े हुए बच्चे, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे बच्चों का जो है जांच हो रहा है स्वास्थ्य का। ऐसा आपके आसपास में कहीं होता है कि बच्चों के लिए डॉक्टर आते हैं और टाइम टू टाइम उनको चेक करते हैं? बस भैंस लौटते हैं सर ऐसे ये पीएचसीज में। हाँ, ऐसे पीएचसीज में तो सिर्फ भैंसे लौटा करती हैं। वही बात है ना, तो यथार्थ कुछ और होता है। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इलाज कराना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जो जाते हैं लोग वो वही जानते हैं कि भाई जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो जाते हैं, लगते हैं लाइन में। एक दिन में डॉक्टर की भी गलती नहीं है, वो एक दिन में 500-500 पेशेंट देख रहे हैं। मैं तो दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखा कि 250-250 की तो लाइन ही लग जाती है वहां पर। 500 क्या 500 तो मैं कम ही कह रही हूँ, हजार पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर भी तो पागल हो जाएगा।
वो भी किसकी कितनी सुनेगा और कितना कितना समझेगा और कितना लिखेगा। कितने डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं है, पेशेंट को देखते लिखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ओवरबर्डन है, उनके ऊपर मतलब काम इतना ज़्यादा है कि वो भी कुछ बेचारे कर नहीं सकते। ड्यूटी तो करनी है, सरकारी नौकरी छोड़ेंगे तो है नहीं, तो काम तो वही करना है उनको। तो वो बस पेशेंट घुसता नहीं है, वो अपना बोलता नहीं, उनकी पेन शुरू हो जाती है, वो लिख के पर्चा थमा के फिर 1 मिनट 1.5 मिनट में एक पेशेंट बाहर निकाल देते हैं, शायद 1 मिनट से कम में भी निकाल देते हैं। मैंने एक बार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा था, है ना, इतना बर्डन है बड़े हॉस्पिटल्स पर। छोटे गाँव में हो सकता है, कस्बों में उतना नहीं है, पर बड़े हॉस्पिटल्स में है। ठीक है, इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2011 में 66 वर्ष से अधिक हो गई। शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2012 में 42 पर आ गई। इस अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 22.1 और मृत्यु दर 7 पर आ गई। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है जो स्वास्थ्य सेवाओं पे हम काम कर रहे हैं उसके कारण हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी है। ठीक है, और जो शिशु मृत्यु दर है हमारी वो गिरी है। ठीक है, पहले जो बच्चे थे, जो जन्म लेते थे बच्चे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी संख्या ज़्यादा थी, पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो आज के समय में एक फैलाव हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं इनमें सुधार हुआ है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं के संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। ठीक है, पहले की तुलना में जो औरतें हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी अब ज्यादा मिलती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले हॉस्पिटल वगैरह औरतें जाती ही नहीं थी। ठीक है, ज्यादातर घर में ही उनके बच्चे हो जाते थे, घर में डिलीवरी होती थी। अब तो ये है कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जांच होती है, चेकअप होता है, कुछ उनको दवाएं मिलती हैं। आज के समय में लोग थोड़ा ज़्यादा अवेयर हैं, तो लोग खान पान पर भी ध्यान देते हैं ना, तो पोषण पे उनके काम किया जाता है। तो ये पहले की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। या बच्चों में जो टीके वगैरह आप देख रहे होंगे आज के समय में, टाइम टू टाइम बच्चों का जो है टीकाकरण होता रहता है, तो संक्रमण, ये सारी चीज़ें जो हैं ये घटी हैं। और गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है इसमें। ये चीज़ कहा जाएगा कि प्राइवेट में तो आप जाएंगे तो वो टीके अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब लोग, पर सरकारी अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो वो सारे टीके आपको फ्री में मिल जाते हैं। ये सब के साथ साथ में साक्षरता का बढ़ना और जो ये विवाह की औसत उम्र है उसका बढ़ जाना काफी ज्यादा मेन चीज बेटा देखो एजुकेशन ही है। आज भी जो लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं है, गांव देहात में जाओगे अभी भी ऐसी ऐसी जगह है जहां लोग शादी करने में ही विश्वास रखते हैं कि शादी कर दो, है ना। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमें लगता है कि हमारे आसपास जैसा हो रहा है वैसे ही सब जगह हो रहा है, नहीं। अभी भी लोग बहुत कम एज में लड़कियों की शादी कर देते हैं। अभी बहुत सारे लोग मजबूरी में 18 का वेट करते हैं, वो भी मजबूरी में करते हैं, इसलिए कि कहीं कोई उनकी शिकायत ना कर दे, समझे। वो पढ़ाना लिखाना उनको उस चीज़ में कोई रुचि नहीं होती, बस सोचते हैं कि लीगली कहीं वो ना फंसे, कहीं कोई कंप्लेन वम्प्लेन ना हो। और बहुत गाँव में आप जाएंगे तो उनको 18, 19, 20 से कोई मतलब नहीं है, उनको बस लगता है लड़की है बस शादी करो। ठीक है, तो पर जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, जहाँ लोग शिक्षित हुए हैं, ठीक है, वहाँ आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वहाँ लोगों को लगता नहीं कि लड़की को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए, उसको भी हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो शिक्षा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जहाँ पे भी आप, जो पेरेंट्स समझते हैं शिक्षा का महत्व, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में भेदभाव नहीं करते हैं कि लड़की है या लड़का है, वो दोनों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ये देखिए चार्ट है संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारित संरचना से संबंधित। ठीक है, कि 1951 में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध थी, 81 में क्या हुआ, 2001 में, 2010 में, 2013 में, तो ये एक आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है।
अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया, आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएं और निम्नलिखित विवरण नोट करें। जिस अस्पताल में आप गए उसमें कितने बिस्तर हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं, अस्पताल में कितनी नर्सें कार्यरत हैं। इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करें। आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं, आपके इलाके में कितने औषधालय हैं। ठीक है, तो कुछ तो आप इसमें से पता कर लेंगे। डॉक्टर नर्स पता करने जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले ही नहीं बताएंगे, है ना, कहेंगे भैया तुमसे क्या मतलब, कितने डॉक्टर हैं कितने नर्स हम क्यों बताएं। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। ठीक है, भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे हर साल कितने सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं और कितने सिलेक्ट होते हैं। मेडिकल में सीट्स बहुत नहीं है भारत में। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं है। वो तो वैसे हर सेक्टर में कहा जा सकता है। जब पुलिस वालों की बात की जाती तो पुलिस वाले भी नहीं है, जब टीचर्स की बात की जाती तो टीचर्स भी नहीं है। ठीक है, तो पॉपुलेशन के रेशियो में जो है हमारे पास डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं अगर देखा जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। तो बाकी स्टेट की तुलना में इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा जो मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। बेरोजगारी, सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपनी पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने क्या है, क्यों तुम देख रहे हो, तुम्हें पीछे बैठी तो क्यों नहीं बंद करके आ रहे हो। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे एक बेरोजगारी के बारे में बताया जा रहा है कि शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपनी पति बूटा की मदद करती है। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या शीला या जीतू या सीतू इन तीनों को आप बेरोजगार कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं, क्या रीजन है, किस आधार पे आप इनको बेरोजगार बताएंगे? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। तो बेरोजगारी की दशा कैसे निर्धारित होगी कि जो मार्केट में प्रचलित मजदूरी की दर है, ठीक है, जैसे कि मान लो 100 रुपए दिहाड़ी है प्रतिदिन की, और कोई व्यक्ति उस दिहाड़ी पे काम करने के लिए तैयार है, उसकी इच्छा है कि मुझे काम मिले, 100 रुपए मुझे मिले पूरे दिन भर के काम करने का, और वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसको काम ना मिले, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जाएगा। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती, और ना ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जाएगा। ठीक है, तो शीला जो है ऐसा नहीं कि शीला काम करना चाहती हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो शीला की कोई रुचि नहीं है बाहर काम करने में, वो अपना घर और अपना खेत के काम में प्रसन्न है, तो इसलिए वो बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं आएंगी। और जीतू और सीतू जो है वो क्या है, बहुत अभी छोटे हैं, तो जो श्रम शक्ति का जो दायरा है वो उसके अंतर्गत नहीं आते, इसलिए इन तीनों को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। ठीक है, 15 से 59 वर्ष के बीच में जो लोग हैं वो श्रम बल में आएंगे। 15 के नीचे और 59 के ऊपर के जो लोग हैं वो श्रम बल के दायरे में नहीं आते। ठीक है, मतलब
15 से कम एज का कोई भी 15 साल तक का कोई अगर व्यक्ति है वो काम करना चाहता है तो वो श्रम बल के दायरे में आएगा, और उसको काम ना मिल रहा हो तो बेरोजगार कहा जाएगा। 59 ईयर्स का कोई इंसान है, मतलब 59 के अंदर का, और वो काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार कहा जाएगा। पर इनके नीचे और 59 के ऊपर के लोग जो है वो श्रम बल के दायरे में नहीं आएंगे। सकल के भाई बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, तो वो 15 से छोटे हैं, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, और वो बाहर जाकर के कोई उसको इच्छा नहीं कि उसको कोई मजदूरी मिले या दिहाड़ी मिले, इसलिए जब इच्छा नहीं है तो वो बेरोजगार भी नहीं कहलाएगी। अगर इच्छा होती और काम ना मिल रहा होता तब वो बेरोजगार की कैटेगरी में आती, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो एज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वो 59 के ऊपर के हैं तो वो भी बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो श्रम बल जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, उनकी एज उससे ज्यादा है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो बेरोजगारी उसके बारे में चर्चा की जा रही है, और बताया जा रहा है कि जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी है और जो आपकी नगरीय मतलब शहरी क्षेत्र की जो बेरोजगारी है उसकी प्रकृति, उसके नेचर में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी मतलब कि सीजनल काम होता है, जैसे कि कटाई के समय में काम है, बुआई के समय में काम है। ठीक है, तो कुछ टाइम पीरियड काम होता है और बाकी समय लोग बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी होती है कि किसी एक काम में आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे रहते हैं, लगता तो है कि सब काम कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर जैसे कि मान लो एक खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है पर काम 5 लोग कर रहे हैं, अगर हम 3 लोगों को हटा दें तो खेत की उत्पादकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे जितना हमें उत्पादन मिलना है उतना ही मिलेगा, पर वो 3 लोग भी उसी में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का टाइप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है, और नगरीय क्षेत्र में क्या है कि लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री तो है पर उनके पास जॉब नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी और जो नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी है इसके नेचर में काफी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास हमेशा काम नहीं होता है, सीजनल काम होता है। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, कि लगता है कि सब तो काम कर रहे हैं, रोजगार सबके पास है, पर वो उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर वो उस काम में नहीं लगेंगे तो कोई उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ने वाला, पर तब भी क्योंकि उनके पास कोई काम तो होता नहीं तो वो अपने खेत के काम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब कुछ महीने काम मिल रहा है, कुछ महीने काम नहीं मिल रहा है। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। जो लोग कृषि में काम करते हैं उनके पास इस तरीके की समस्या होती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है, मतलब जिस समय खेती में काम होता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। अब जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर कोई काम नहीं होता, तो वो एक तरीके से बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि खेती का काम क्या होता है? कुछ निश्चित समय पर होता है और कुछ निश्चित महीनों में होता है, परमानेंट उसमें ऐसा नहीं कि लगातार आपको काम करना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब लगता है कि सब काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा सभी लोग काम में लगे हुए हैं, उनके पास भूखंड होता है, उन्हें जहां काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है, कि एक परिवार में माँ बाप बच्चा
सब खेत में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। मान लो कि किसी के पास खेत है और उस खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं, और अब उस काम में जो 8 लोग लगे उनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। मतलब जो काम वो 5 कर रहे हैं, इन 3 के काम करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये करें तो भी कोई फर्क नहीं है, ना करें तो भी कोई फर्क नहीं है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी, और अगर ये 3 लोग हट जाते हैं तो खेत की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं, ठीक है। तो वही बात है, छिपी हुई बेरोजगारी इसको कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, कि मतलब आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, अगर वो हट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर हाँ लगता है कि काम कर रहे हैं, पर वास्तव में वो एक तरीके से बेरोजगार है, क्योंकि वहां उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में समर्थ हैं। आज के समय में बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्रियां लिए जा रहे हैं, पर जब जॉब की बात आती है तो जॉब्स नहीं है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवक में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। अब एक ये भी बात होती है, जब इंसान ज्यादा पढ़ाई कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी जॉब चाहता है, ठीक है। जब भाई इतना पढ़ा है तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक बढ़िया बेहतर नौकरी मिले, जॉब करें, लोग उसके लिए लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। मैट्रिक किया हुआ बच्चा है तो वो कहीं भी एडजस्ट करने के लिए तैयार भी हो जाता है कि ठीक है, छोटी मोटी कोई भी नौकरी मिलेगी तो हम कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तुलनात्मक जो है एक अध्ययन किया गया है, तो उसमें पता चला कि जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनकी तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर के जो बच्चे हैं, युवक हैं, उनमें बेरोजगारी ज्यादा है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये अजीब सी स्थिति है कि कहीं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। पता चल रहा है कि किसी ने बीटेक कर रखा है, किसी ने किसी स्ट्रीम में, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी, किसी कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, पर टेक्निकल डिग्री होने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। दूसरी ओर क्या देखने को मिल रहा है, आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। तो जो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके बढ़ाने के लिए जो एक टेक्निकल नॉलेज की जो आवश्यकता है, जो आवश्यक तकनीकी कौशल है, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। तो अब ये क्या एक असमानता देखने को मिल रही है कि जो टेक्निकल डिग्रियां लोग लेके घूम रहे हैं उससे उनको जॉब नहीं मिल रही है, और जो आर्थिक समृद्धि के लिए जो हमें चाहिए टेक्निकल लोगों के अंदर स्किल, वो उसकी कमी है, वो उस तरीके की ट्रेनिंग लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो ये एक समस्या देखने को मिल रही है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बेरोजगारी से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन आपकी कमा सकती है, ठीक है, जो आपका अर्निंग हैंड बन सकता है, अगर वो बेरोजगार है तो उससे क्या होगा, जो हमारी जनशक्ति का जो संसाधन है वो बर्बाद हो रहा है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। तो अब जो लोग जनसंख्या के अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति हो सकते थे, अब वो क्या हो गए, बेरोजगारी के कारण दायित्व में बदल गए। अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट आती है तो क्या कहते हैं, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोग आ जाते हैं बेरोजगारी भत्ता लेने। जी मैम। अब वो बेरोजगारी भत्ता जब सरकार देगी तो कहां से देगी, अपनी जेब से देगी। तो वो लोग क्या हुए, वो लायबिलिटी बन गए गवर्नमेंट के लिए, वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो गए हैं, लायबिलिटी हो गए। पर अगर वही उन्हीं लोगों के पास रोजगार होता तो क्या होता, वो देश के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, देश के लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करते हैं।
तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि बेरोजगारी से जो हमारी जनशक्ति है, जो हमारा संसाधन है, वो बर्बाद हो रहा है और वो लाइबिलिटी बन जाता है इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था पे एक भार क्रिएट करता है। तो अगर हम लोगों को सही तरीके से रोजगार उपलब्ध करा पाए, उनको सही तरीके से उनका स्किल डेवलपमेंट करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको शिक्षा दें, तो वही लोग हमारे लिए परिसंपत्ति बन जाएंगे देश के लिए। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है जब लोग पढ़ लिख लेते हैं। कोई कहता है ये कोर्स कर लो तो नौकरी मिल जाएगी, कोई कहता है वो डिग्री ले लो, तो होता है ना, जैसे बच्चे इंटर करते हैं बस उनके दिमाग में रहता है क्या हम करें जिससे कि हमें जॉब मिल जाए। कोई नई चीज आई है उधर लोग भागने लगते हैं। कोई कहता है फलाना डिप्लोमा ले लो, उसमें जॉब आने वाली है, तो पता चलता है कि लोग भर भर के उधर भागने लगते हैं। जब पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जब लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो क्या होता है, उनमें एक निराशा घर कर जाती है, हताश हो जाते हैं। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक है और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। अब जो लोग शिक्षित हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं और काम करना चाहते हैं, अब पढ़ा लिखा आदमी हर काम तो करेगा नहीं कि उसको कहो कि भाई सफाई कर्मी की भर्ती आई है। आजकल तो लोग मजबूरी में वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए, लोग वहां भी चले जाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं उनका खुद का आत्मसम्मान उनको अलाउ नहीं करता कि इतना डिग्री लेके, इतना पढ़कर हम इतना छोटा काम करें, है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक सार्थक रोजगार की इच्छा रखते हैं कि भाई जो उनकी पढ़ाई को जस्टिफाई करे, जो उनके स्किल्स को जस्टिफाई करे, उसको वो चाहते हैं कि वैसी हमें नौकरी मिले, ठीक है। तो पर वो भी आज नहीं मिल रहा है लोगों को, उतना पढ़ने लिखने के बाद भी वैसी उनको जॉब या वैसा उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। इतना पढ़ने के बाद सब कुछ, ये भी एक तरीके की बर्बादी है ना, कि लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया अपनी एजुकेशन में, खर्च किया, और उसके बाद जो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा उनको नहीं मिल रहा है, तो ये एक सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया है कि सीधी सी बात है कि अगर लोग बेरोजगार हैं, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं और उसको वो बीमार पड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो सरकारी हॉस्पिटल जाएगा। कमाने वाला आदमी है तो वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। कोई आदमी बेरोजगार है, उसको अगर खाने की दिक्कत है तो वो फिर जाएगा अपना, वो क्या बनता है, प्रमाण पत्र बनवाएगा, सोचेगा कि मेरा राशन कार्ड बन जाए, है ना। जो सरकार की योजनाएं हैं जिससे कुछ मुझे लाभ मिल सकता है, उन योजनाओं के पीछे भागेगा वो, तो वो क्या हो, एक तरीके से वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा, वो आर्थिक बोझ बन जाएगा अर्थव्यवस्था पर। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है, बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, सरकार पैसा कहाँ से लाती है, टैक्स के माध्यम से लेती है। सरकार तो कहीं काम करने जाती नहीं है कि कहीं नौकरी वोकरी करके महीने का पैसा उठा के लाती है, वो तो भाई टैक्सेस लगाती है, टैक्सेस के माध्यम से पैसा पाती है, वही उठा करके फिर वो अपनी जो भी उसकी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनमें खर्च करती है ना। तो जो कार्यरत जनसंख्या है उस पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। गवर्नमेंट को फिर अपना जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उसको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, कहीं हेल्थ पे खर्च थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, कहीं किन्हीं चीजों पे करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज की जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कोई व्यक्ति है और या सोसाइटी है, अगर हम दोनों की बात करें, व्यक्ति का जीवन भी खराब होता है अगर वो बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, तो सीधी सी बात है वो एक तरीके से भार के रूप में हो जाता है। दूसरी बात, वो अपने स्वास्थ्य पर नहीं खर्च कर सकता, वो अपने लिए पोषण युक्त चीजों की व्यवस्था नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, ठीक है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना, तो वो उन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता, जब व्यक्ति का जीवन डिग्रेड होगा, जब एक व्यक्ति का जीवन स्तर नीचे जाएगा, तो सीधी सी बात है व्यक्ति से ही समाज बनता है, समाज कहीं दूसरी चीजों से नहीं बनता है। तो जो समाज में लोग हैं, जब उनका जीवन डिग्रेड होगा, उनका जीवन स्तर नीचे जाएगा, उनको पोषण नहीं मिलेगा, उनको स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उससे हमारा जो समाज है उसकी भी जो गुणवत्ता है वो भी खराब होगी, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। कोई भी परिवार है,
अगर कोई फैमिली है वो सिर्फ मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर है, मतलब कि सिर्फ खाना मिल रहा है उसको, वो भी जैसे तैसे, ठीक है, खाने में ऐसा नहीं कि वो उसको फल मिल रहा है या दूध मिल रहा है या उनको हरी सब्जियां मिल रही, बस वो जैसे तैसे खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का वो जीवन जी रहे हैं कि मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर वो रह रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। तो उनका जो स्वास्थ्य है ना वो कहीं ना कहीं गिरेगा। चाहे बच्चे हैं उस परिवार के, उनके पोषण, उनका अगर आप पोषण का स्तर देखेंगे तो उसमें कमी मिलेगी। जो महिला है, जो पुरुष है, उनको जब आप देखेंगे तो उनमें जो एक अनिवार्य जो एक होता है कि हाँ इतना चीज होना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो स्कूल से भी दूर होते हैं। अब स्कूल से दूर होने का कारण क्या है कि भाई सीधी सी बात है, अगर परिवार में पिता ही बीमार है, पिता ही स्वस्थ नहीं है, तो पता चलता है माँ पे ज्यादा भार आ गया, वो जैसे तैसे परिवार चला रही है, ठीक है। तो फिर बच्चों के स्कूलिंग पे वो काम नहीं कर सकते। फिर वो बच्चों को बुक्स, बच्चों को फीस, ड्रेस, ये सब वो उपलब्ध नहीं करा सकते, है ना। तो जब जीवन स्तर अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, पहली प्रायोरिटी है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप अपने कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के और सारे डायमेंशंस पर काम कर सकता है और सारे आयाम में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। पर अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो फिर और आगे आप बहुत कुछ सोच नहीं सकते। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई किसी, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और उसके समग्र विकास की बात करते हैं, चौमुखी विकास की बात करते हैं, ठीक है, कि उसका एक संतुलित विकास की बात करते हैं, तो बेरोजगारी जो है उस इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, उस अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी अच्छी नहीं होती है। इसके हमें दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है तो क्या किस चीज का सूचक है कि अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है, ठीक है, मंदीग्रस्त हो रही है। अगर लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है तो ये एक साइन है, इससे समझ में आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में अब मंदी आ रही है धीरे धीरे। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर हम सही तरीके से जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसका हम सही तरीके से अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहे, उनके स्वास्थ्य पे काम नहीं कर पा रहे, मतलब सही तरीके से उनमें इन्वेस्ट करके अगर हम उनको एक पूंजी के रूप में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होंगे, वो अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। फिर अर्थव्यवस्था को ही उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। अगर उनको हम कमाने लायक नहीं बनाएंगे तो फिर हमें उनको कहीं ना कहीं से खिलाना पड़ेगा और उनको पालना पड़ेगा। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप सांख्यिकीय रूप में देखेंगे तो भारत में आपको बेरोजगारी की दर कम दिखेगी, ठीक है, लगेगा कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी नहीं है, पर बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े नंबर्स में आपको बहुत जो कम इनकम पाने वाले लोग हैं या जिनकी बहुत कम प्रोडक्टिविटी है, बहुत कम उत्पादकता है, उनको किस तरीके से काउंट किया जाता है कि नियोजित लोगों में काउंट किया जाता है कि ये नियोजित है, वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं। लगता है कि इनको पूरे साल काम मिल रहा है, ये तो बेरोजगार नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। पर जब आप उनकी इनकम देखेंगे, उनकी क्षमता देखेंगे तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि नहीं, जो इन्हें मिल रहा है इनके काम के बदले में ये पर्याप्त नहीं मिल रहा है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग आपको काम में तो दिखाई पड़ेंगे काम कर रहे हैं, पर वो अपनी स्वेच्छा से उस काम को नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, वो खुश नहीं उस काम से, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। पर अगर उससे शायद उनको पूछा जाए या उनको अवसर मिले तो वो कोई दूसरा काम करना पसंद करें। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी
भी कमाई हो, अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आज मतलब ये काम अच्छा नहीं लग रहा है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, उनको कहीं भी काम मिलेगा तो वो जाएंगे, कैसा भी काम होगा उस काम में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उस काम को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें हर दिन की जो इनकम होती है उसी से उनका घर चलता है। ठीक है, तो वो अपनी इस कमाई से जो है किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपना जो वो जीवन है वो जी पाए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है, यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। ठीक है, तो आप ज्यादातर देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि स्वरोजगार, आधा बीघा खेत है, छोटा सा एक टुकड़ा है, पर सब लगे हुए हैं, पूरा परिवार उसी काम में लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हैं, माँ बाप भी लगे हैं, उनके माँ बाप के भी जो पता चला सास ससुर जो भी है घर में जो जो पा रहा है वो खेत में जाके कोई कुछ कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। ठीक है, तो ये एक विशेषता है प्राथमिक क्षेत्र की, किसमें स्वरोजगार है, खुद का मतलब काम है, आपको कहीं जाना तो है नहीं, आपका खेत है, जिसके जो मन में आ रहा है अपना काम कर लेता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। प्रचंड बेरोजगारी तो हमने भी पढ़ा ना कि लगता है कि सब काम कर रहे हैं, पर सबके काम करने से कोई फायदा नहीं होता, अगर कुछ लोग हट जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार के हिस्सेदार होते हैं। तो जो प्रोडक्शन हमें उनको होता है, प्राप्त होता है, उसमें योगदान सबका होता है, क्योंकि भाई काम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर रहा है। खेती का जो काम है कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो योगदान उसमें सबका होता है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। ठीक है, तो खेतों के काम में जो साझेदारी है या जो उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की जो धारणा है, ये क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की कठिनाइयां है इसमें कहीं ना कहीं कमी लाता है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो अब भाई उत्पादन तो उतना ही होगा, 1 बीघा खेत में चाहे 5 लोग काम करो चाहे 10 लोग काम करो, तो अब क्या होता है कि गरीबी तो कम नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं जाएगा, प्रोडक्शन उतना ही होना है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो परिवार में अधिशेष श्रमिक है, मतलब जो ज्यादा लोग हैं, जैसे हमने पढ़ा कि खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं, 5 करते तो भी चल जाता, तो अब जो 3 एक्स्ट्रा है वो क्या करते हैं, गांव से शहरों की ओर चले जाते हैं काम की तलाश में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खेती के टाइम में अपने गांव जाते हैं, खेती का काम करते हैं, फिर जब उन काम नहीं होता खेती का तो वो शहरों में जाके मजदूरी कर लेते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। ये अच्छा एक बात बताऊं, अभी तक जितना मैंने बताया वो समझ में आया, क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ पर किसी ने कुछ और बोला नहीं, तो मुझे लगा कि एक बार पूछ लेना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मैम। एक सूरज ही बोल रहा है, बाकी कोई और भी बोलना चाहता है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कोई बेटा वर्ड ना समझ में आए तो पूछ लेना, क्योंकि मैं लगातार स्टोरी टाइप ही है तो मैं बस डिफाइन करती चली जा रही हूँ। ठीक है मैम, अभी जैसे अभी समझा है वो अगर दोबारा से पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि वो कितने वर्ड समझ आए हैं, कितने हमारे दिमाग से स्किप हुए तो हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसको। मैं तो कहती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो इसके बाद पीछे से एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर नहीं समझने और अप्लाई दोनों समझने और अप्लाई दोनों करने वाला चीज है मैम ये तो। क्योंकि जैसे यहाँ पर क्षण बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी था, और अभी मतलब जो मनरेगा योजना है, तो जो ग्रामीण मनरेगा होता है उसमें हम 200 दिन ही काम उपलब्ध कराते हैं, तो ये हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी को दूर करेगा ग्रामीण क्षेत्रों में।
अगर सही तरीके से इसको लागू मतलब किया जाए। धरातल पे लाया जाए तो। हाँ बिल्कुल, ये मनरेगा का स्कीम आया ही इसीलिए है। मनरेगा की जो स्कीम है वो आई ही इसीलिए है कि लोगों को जो है, मनरेगा में देखो होता क्या है, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, यहाँ तालाब खोदो, है ना। वो गवर्नमेंट लाई इसीलिए थी कि जो बेरोजगारी है वो समाप्त की जाए, ये लोगों को ज़्यादा दिन काम मिल सके, इसके लिए ही वो स्कीम लाई गई है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज की क्लास यहीं रोकूं, ठीक रहेगा? बाकी कल कंटिन्यू करें? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, बाकी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद। वीडियो आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैम आ गई है।